कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 का जो सामाजिक विज्ञान है उसके अंतर्गत भूगोल का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ का नाम है अपवाह। अपवाह का जो तात्पर्य है वो नदियों से है, झीलों से है और सागरों में गिरने वाली नदियों से है, क्योंकि इसका नाम ही है अपवाह। अब आगे हम लोग इस चैप्टर को जो है पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें अपने भारत से संबंधित अपवाह तंत्र में कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन किया गया है। आप यदि कक्षा 9 में हैं या 10 में हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से ये पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपवाह, जो अपवाह शब्द है, यहाँ पे देखिएगा कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जो अपवाह शब्द है ये एक अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। और भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या फिर उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। आपको बता दें नॉलेज के लिए कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन नदी की है। और भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है ये आपको देखना है। ये हम आपको चैप्टर के एंड में बता देंगे कि भारत की सबसे बड़ा जो है नदी द्रोणी क्या। नदी द्रोणी माने बहाव क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है। आगे हम लोग देखते हैं। तो भारत के अपवाह तंत्र का निर्माण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के कारण होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है हिमालय की नदियाँ, दूसरा जो है वो है प्रायद्वीप नदी। अब हिमालय नदियाँ कौन है, तो जो दोस्तों उत्तर भारत की नदियाँ हैं इनको हिमालयी नदियाँ कहा जाता है और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं इन्हीं को जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। यदि देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश से ऊपर की नदियाँ हैं इन्हीं को हिमालय नदी, और जो मध्य प्रदेश से नीचे की नदी उनको जो है प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। अब भिन्न होने का कारण भी है, क्यों भिन्न है ये, तो हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदी होती हैं। इसमें वर्ष भर पानी रहता है। जब बर्फ़ पिघलता रहता है तो धीरे धीरे नदियों से जो है पानी आता रहता है, इसीलिए इसको बारहमासी नदी कहा जाता है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और हिमालय की दो मुख्य नदियाँ, एक तो सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती हैं। अपरदन का मतलब है दोस्तों कि कहीं से भी बहा करके लाना, उसे अपरदन कहा जाता है। आगे देखिएगा, ये गर्ज है, देखिए पहाड़ को काट करके और यहाँ ले करके मैदानी क्षेत्र में चली जाती हैं। पहाड़ों में जो है काट करके गड्ढा बना देती हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप नदी का जो है देख सकते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो नदी का स्रोत, मान लीजिए नदी यहाँ से निकली है तो ये ऊपरी भाग हो जाएगा इतना, नीचे का ये मध्य भाग है और फिर नीचे आप आएंगे तो ये सबसे निचला भाग है। इसी में गोखुर झील बनता है, इसी में डेल्टा बनता है, जहाँ पे नदी लास्ट में समुद्र में मिल जाती है, महासागर में मिल जाती है, वहीं पे डेल्टा बनाती है। जैसे सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखिएगा, अपरदन करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवाहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में नदियों बिसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी
अन्य निक्षेपण आकृतियाँ का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। जो प्रायद्वीप की नदी होती हैं वो मौसमी होती हैं। मौसमी का मतलब है कि जब बरसात होता है तो इसमें पानी रहता है, जब शुष्क हो जाता है, जब सूखा पड़ जाता है तो यहाँ पे नदियों में पानी नहीं होता। जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं इनका अपवाह वर्षा पर निर्भर करता है और शुष्क मौसम माने गर्मी में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इसमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों हिमालय की नदियाँ। अब हिमालय की नदियाँ में आप देखेंगे कि जो हिमालय की नदी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको देखना है हिमालय की नदियाँ सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदी आकर इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी को हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये भारत का मान लीजिए इधर अगर मैप है तो भारत के यहाँ पे मानसरोवर से ये नदी निकलती है सिंधु नदी और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गर्ज का निर्माण करती है। गर्ज एक गड्ढा होता है, उसी का ये निर्माण करती काट करके। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, सोयोक और तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंध नदी में मिल जाती हैं। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, अंत में कराची से पूरब की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। जितनी भी लंबी लंबी नदियां हैं उनमें से जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है और कुछ जो लंबी नदी उनमें में से ये एक है। तो ये भी याद रखना है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। जो सिंधु नदी है दोस्तों, इसके लिए जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था और इस समझौता के तहत जो सिंधु नदी है इसका भारत सिर्फ 20% पानी ही ले सकता है, वो भी राजस्थान, पंजाब की सिंचाई के लिए। तो ये चीज़ आपको जानकारी रखनी है। आगे है गंगा नदी तंत्र। अब जो गंगा नदी तंत्र दोस्तों, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी और गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भारत के मैप में सभी नदियों का जो है क्षेत्र बताया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियों को हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सिंधु नदी है, ये पूरा ये सिंधु नदी है। यहीं पे आप जो ये वाला देख रहे हैं ये गंगा नदी है जो कि ऐसे बह करके और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश से यहाँ आती है। यहीं पे आप देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, ये दक्षिण भारत की, ये उत्तर भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है जो एक कर्क रेखा से ऊपर वाला नदी है दोस्तों, इसे हिमालय नदियाँ कहा जाता है। जो इसी रेखा से नीचे की नदियाँ हैं इनको जो प्रायद्वीप की नदी कहा जाता है। जैसे जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीप की नदी है, कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीप की नदी है। वहीं आप देखेंगे कावेरी नदी भी, ये जितने नीचे के देख रहे हैं आप लोग ये सब जो है प्रायद्वीपीय नदी हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये देवप्रयाग का स्थान है। एक तरफ से अलकनंदा आती है, एक तरफ से भागीरथी नदी आती है।
तो आगे हम लोग देखेंगे कि नमामि गंगे परियोजना नमामि गंगे परियोजना एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी निम्न वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। अब आगे ये बता रहा है कि ये जो नदी है, नदी जो निकलती है यहाँ पे, ये नदी कोसी नेपाल हिमालय से निकल करके और निकलती है और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। नदियों से जो उत्तर भारत में बाढ़ आता है इससे नुकसान भी होता है, लेकिन वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदी जैसे चंबल, बेतवा, सोन नदी ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती, जहाँ पर आधे सूखे होते हैं। इनकी लंबाई कम है, इनमें पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है। और ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे गंगा में मिलती हैं। ठीक, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बंट जाती है। अब 2 भागों में कैसे बटेगी, तो भागीरथी और हुगली जो इस एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती है, ये चली जाती है। आगे इन्होंने बताया है दोस्तों कि मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे होकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टाओं को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब ये वाला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको याद करना है आपको। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप यानी पौधे से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, जो बंगाल टाइगर है वो इसी वन में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 2.4 में देखें, क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल से गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसीलिए इन नदियों में से अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। दोस्तों कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए ऐसे नदी बह रही है तो अब क्या होता है, ऐसे घूमती रहती है सांप के जैसे, इसी वाले आकार को विसर्प कहा जाता है नदी का। अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है और नामचा बारवा शिखर जो कि 7757 मीटर के पास पहुँचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। लोहित, केनूला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिल करके असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इसकी 2 जो है सहायक नदी हैं, दिहांग नदी, लोहित, केनूला इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में साम्पांगो एवं सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना नाम कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे है तिब्बत एक शीत शुष्क क्षेत्र है। जो तिब्बत है दोस्तों यहाँ एक बहुत ठंडा क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदियों के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? दोस्तों इसका नाम है मांजुली द्वीप। ठीक,
प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धाराओं के मार्ग से परिवर्तन लाती है, मतलब अपने जो है मार्ग से हटती रहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों प्रायद्वीप नदी के बारे में। ठीक, तो जो प्रायद्वीप नदी है दोस्तों, ये प्रायद्वीप नदी प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। पश्चिमी घाट क्या है, तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो ये वाला पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है भारत का, ठीक नीचे वाले, और ये जो नीचे का पार्ट है इसे पूरे को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदी जैसे महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहती हैं, माने इस साइड में जाकर के सब नदियाँ पूरब में बंगाल की खाड़ी के साइड बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा, तापी दो ही बड़े नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो पश्चिम में बहती है, तो उसके लिए याद रखना है दोस्तों नर्मदा और तापी नदी। ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। अब जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये डेल्टा बनाती हैं, और जो इधर पश्चिम में अरब सागर में नदी गिरती हैं ज्वारंद मुख बनाती हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, ये छोटी छोटी नदी होती हैं। ठीक, अब आता है नर्मदा दोड़ी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है और जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में से यह नदी गहरे गज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के पास जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो याद रखना है वो नर्मदा नदी तंत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रंश घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो है अपनी नर्मदा नदी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब आएगा हमारे पास नर्मदा की सबसे सहायक नदी बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा दोड़ी है मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों से विस्तृत है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना आरंभ की गई है और आप इस बारे में वेबसाइट पे जान सकते हैं। तो ये कहाँ की सरकार चला रही है, मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं तापी नदी। जो तापी नदी है, ये तापी दोड़ी, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बितुअल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यहाँ भी नर्मदा की समानांतर एक भ्रंश घाटी बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है और अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का राष्ट्रीय तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। इसीलिए इस तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, माही नदी, भारतपूजा तथा पेरियर है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। तो दोस्तों जो अपना साबरमती नदी है ये जो है गुजरात के पास से आती है। जो माही नदी है ये भी जस्ट नीचे ही बह रही, भारतपूजा, और पेरियर जो है केरल की नदी है। अब आता है अपना गोदावरी नदी। गोदा नदी द्रोणी जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो गोदावरी नदी है इसकी एक खासियत और भी है कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगर दक्षिण भारत की आपको पूछा जाए कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यह है गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक, प्रायद्वीप नदी में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसी का है, माने सबसे बड़ा क्षेत्र यही जो है देखती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पोड़ा नदी, वर्धा नदी, प्रहिंता नदी, मंजारा नदी, वेंगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं और बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण के गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी नदी। अब हम लोग देख लेते हैं महानदी।
दोस्तों महानदी की भी एक बहुत बड़ी खासियत है, आगे हम इसमें बताएंगे आपको। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे है कृष्णा द्रोणी। ये जो कृष्णा नदी है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना और घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। अब आता है अपना कावेरी द्रोणी यानी कावेरी नदी। कावेरी पश्चिम घाट से ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है अमरावती नदी, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, माने ये कहाँ कहाँ पे फैली है? तो तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है, ये फैला हुआ है। आगे हम लोग क्या ये वाला पॉइंट आपको दोस्तों देखना है, याद रखिएगा। यहाँ पे भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे बनती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित, माने जो जलप्रपात होता है उसके बारे में, उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, अभी उसको हम बता दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदी हैं, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं। दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी तथा स्वर्णरेखा। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं अपने एटलस में, इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। इसको मैंने दोस्तों एटलस से जो है भारत का मैं पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैप्टर वाइज होम वीडियो पे ही आपको मिल जाएगा। आगे यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। लवणीय माने होता है जिसमें नमकीन हो, नमक मिला हो। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। हिमानी माने बर्फ़ के रूप में ये जमा है, इसका 3/4 भाग। अब नदी तंत्र खत्म होते हैं और हम लोग झील के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो नदी से जो है झील छोटा होता है। अब आगे है कि कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। जो कश्मीर राज्य है दोस्तों, मान लीजिए भारत के मैप में जो ये कश्मीर वाला राज्य है, यहीं पे है डल झील। नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। नाव का घर इसी में चलता है। डाक जो है डल झील में ही चलता है, तैरता हुआ डाक, और इसी में बाज़ार भी लगता है इसी झील में। इसमें स्कूल भी हैं, ठीक, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप अन्य झील वाले स्थान पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान या तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिए होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है लोतक झील। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, लिया होगा। कल्पना कीजिए अगर आप कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थल पर झीलें नहीं होते, तब क्या आप उतना ही आकर्षित करते हैं जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये नदी आ रही बह करके। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पूरा ऐसे पानी भरा है, ये नदी यहीं से मुड़ करके ऐसे चली गई, तो जो ये वाला एरिया है इसी को झील कहा जाता है। ठीक, कहीं कहीं क्या होता है कि झील जो होता है चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ बहुत बड़ा जल का स्रोत होता है, तो ये झील होता है। आगे, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैप्सियन या मृत तथा अराल सागर। ठीक, जो बहुत बड़ा झील होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको सागर कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैप्सियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे, भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। अब भारत में कौन कौन सी झीलें हैं तो ये भी आपको देखना है। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की दोड़ी वाली झीलें, जहाँ माने बहुत गर्मी होती है और चारों तरफ से झील जो है ज़मीनी स्थल से घिरा है, वहाँ पर जो है कम पानी होता है उसमें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ़ चादर की क्रिया द्वारा
फलस्वरूप हुआ है, जो माने बर्फ़ से बन गया है या फिर जो है अपने आप बना नेचुरलिटी। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, हवा के द्वारा, नदी के द्वारा और मानवीय क्रियाकलाप, माने आदमी ने ही, किसी व्यक्ति ने खोद के बना दिया, ठीक है, बना देते हैं। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटक्कर गोखुर झील का निर्माण करती है और सिप तथा बारोधिका तटीय क्षेत्रों में लैंगूर का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोरेलू झील अंतर्देशीय भागों में स्थित हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, स्थित है। और झील कभी कभी मौसम होती हैं, जो झीलें होती हैं कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील। अब एक बात ये याद रखना है कि सांभर झील है कहाँ, तो ये राजस्थान में है, जो एक लवण जल है, माने यहाँ पे इस जो ये झील है ये राजस्थान में तो है दोस्तों, लेकिन ये नमकीन वाले पानी का झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी का अधिकांश झीलें हिमाचल के क्षेत्र में हैं, ठीक। अब कहेगा आप मीठे पानी की अधिकतर झीलें कहाँ हैं, तो हिमाचल प्रदेश में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी, माने बर्फ़ों से बनी हैं, और दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, माने बर्फ़ पिघल करके भर गया पानी वहाँ पे, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इनके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील, अब ये याद रखना है कि जो वुलर झील है ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर, और भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कौन सबसे बड़ी, कौन सी प्राकृतिक झील है, तो वुलर झील। याद रखिएगा, जो वुलर झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदी पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आगे है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए, ठीक। आपको एटलस में देखना पड़ेगा इसके लिए। आगे है झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है और सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सम्मान बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है। जब झीलें बनती हैं अच्छा लगता है, तो वहाँ कई पर्यटक जो है मनोरंजन के लिए जाते हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। अब नदी जो है ये पैसा कैसे कमाती है, लोगों की फ़ायदा कैसे पहुँचाती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक साधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट के प्राचीन काल से ही आदिवासी को अपने ओर आकर्षित किया है। जो नदी के किनारे हैं, यहीं पे देखिए आपका पटना शहर बसा है, नदी के किनारे ही बनारस बसा हुआ है, यहीं पे इलाहाबाद है, इसी के किनारे जो है ऋषिकेश है, हरिद्वार है। बड़े बड़े प्राचीन नगर नदियों के किनारे बसे होते हैं। गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी किनारे पर स्थित हैं। दोस्तों हम लोग चूँकि उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद शहर है ये गंगा के किनारे ही बसा हुआ है। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। जो नदी होती है उसी से हम लोग दोस्तों जल विद्युत बनाते हैं, उसी से लाइट जो है बनती है बांध बना करके। अब कह रहे हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। शुरू में सबसे पहले कब सफाई हुआ सरकार के द्वारा, तो 1985 में। और 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनाई गई, जिसको NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदी देश में जल का प्रयोग स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नदी प्रदूषण। अब दोस्तों नदी प्रदूषित कैसे हो जाती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है, माने इसमें पानी घटती जाती हैं। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपकृष्टित
माने जो बेकार पदार्थ होते हैं, कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छता और स्वच्छीकरण को भी क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए सूची में जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं, योजनाएं लागू की गई है। और क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजना के बारे में सुना है जो नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वच्छ स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। माने जल से हम किस प्रकार स्वस्थ रहते हैं या हमारे जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पे आपको एक जो है वाद विवाद माने वार्तालाप के माध्यम से देखना चाहिए। अब पूछ रहा है कि उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आपको बताना है किस राज्य में। तो दोस्तों जो उलर झील है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए कि उलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। आगे नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा का नदी जो है दोस्तों अमरकांटक से है। अमरकंटक कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो आपको बताना है जो संभर झील है दोस्तों, ये लवणीय झील माने नमकीन पानी वाली झील है जो कि राजस्थान में है। आगे निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो आपको याद रखना कि प्रायद्वीपीय माने दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। ठीक, आगे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा तापी नदी। ठीक, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण सहित लिखिए। जल विभाजक का कार्य दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पर्वत आ जाए, यहाँ पे कोई ऊंचा भूमि है ये और यहाँ से एक नदी निकल रही, तो ये नदी यहाँ से जाएगा बह करके, एक इधर से जाएगी, लेकिन ये बीच वाले भाग पे नहीं जा पाएगी। तो इसका काम है जल विभाजक को जल विभाजन करना। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। सिंधु एवं गंगा नदी तंत्र, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो दोनों मानसरोवर, जो गंगा जो सिंधु है दोस्तों ये मानसरोवर से निकलती है और गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। आगे है कि गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए जी, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो अलकनंदा नदी जो है दोस्तों और भागीरथी नदी जब मिलती है देवप्रयाग में तो इसी से गंगा नदी बनती है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है? तो जो ब्रह्मपुत्र में जो है कम सिल्ट होने का कारण है कि वहाँ पे ठंडा प्रदेश है और वहाँ पे इसीलिए कम सिल्ट है, जबकि ये भारत में आती है तो यहाँ पे बरसात होने के कारण इनमें सिल्ट ज़्यादा हो जाए। सिल्ट माने जो इसके कूड़े कचड़े वाले नीचे मिट्टी उट्टी होते हैं ये। कौन सी दो प्रायद्वीप नदी गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों जो ये प्रायद्वीप की नदी हैं ये कईयों हैं, जैसे गोदावरी हैं, कृष्णा हैं, और जब ये समुद्र में प्रवेश करती हैं तो उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियाँ तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। तो दोस्तों जहाँ नदी होता है वहाँ नौका संचालन होता है, वहाँ पे कई औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उसी के सामने बड़े शहर बसे होते हैं और वहाँ लोग दर्शन करने के लिए और टहलने के लिए भी जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये पाठ समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट इस वीडियो का आपको अच्छा लगा। धन्यवाद। इसी क्रम में कुछ झील दिए गए हैं जो मानव निर्मित हैं और कुछ प्राकृतिक हैं। उसके नीचे चौथा प्रश्न हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जो हिमालय से निकलती हैं साल भर बहती रहती हैं, इसमें साल भर पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है, ये मौसमी नदी होती हैं। जबकि हिमालय पर्वत वाली नदियाँ सदाबहार नदी हमेशा पानी रहती है, ये मौसमी है प्रायद्वीप नदी। प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। दोस्तों जो पूर्व में बहेगी वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, जो पश्चिम में बहेगी वो सीधे जो है अरब सागर में जाएगी। अब जो पूर्व में बहती हैं उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं। जो पश्चिम में बहती हैं उसमें तापी नदी है और साबरमती नदी है, पेरियार नदी है। कह रहा है किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी महत्वपूर्ण क्यों है? किसी देश के लिए नदी जो है अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों अगर नदी रहेगा तभी सिंचाई हो जाएगा, और नदी है तो वहाँ पर्यटक स्थल है। आप देखे होंगे कुंभ, नाम सुने होंगे। कुंभ में ना जाने कितने श्रद्धालु जो है जाकर के दर्शन करते हैं, तो वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ के आसपास लोगों को संसाधन भी मिलता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग दोस्तों इसमें देख लेते हैं मानचित्र में। तो ये कुछ मानचित्र है जैसे गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा नदी, तापी नदी, महानदी, दिहांग,
ये मानचित्र पे कहाँ पे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो गंगा उत्तर प्रदेश के पास, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पे मिल जाएगा। सतलज आपको जम्मू कश्मीर में, दामोदर नदी जो है नीचे मिलेगी। फिर कृष्णा नदी आपको यहाँ कर्नाटक के पास में मिल जाएगी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के पास, महानदी जो है उड़ीसा के पास, दिहांग नदी जो है इसी का नाम दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये वहाँ पे मिलेगी। तो ये कुछ मानचित्र में आपको दिए हैं, हम मानचित्र आपको फिल करवा देंगे, उसमें ये आपका हो जाएगा। ठीक है।